हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत संविधान के स्रोत को देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के जो भी स्रोत रहे हैं, जो भी सोर्सेज रहे हैं, उन सबको इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हाँ, पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। और रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। रेगुलर पीडीएफ से क्या फायदा है, देखिए कोई भी लेक्चर आप देख रहे हैं, उस लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस होता हो या फिर एक से ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ आपको मिलता है, वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ को एक नज़र देखिए, उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन टॉपिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको लगा दीजिए। चाहे जिससे भी लगाना हो, आपको घटना चक्र से लगाना हो या फिर किसी भी बुक से लगाना हो, उन क्वेश्चंस को लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि 60 से 70% चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर कर ही रहा हूँ, चीज़ें याद हो जाएंगी 60 से 70% चीज़ें ऑटोमेटिकली। उसके बाद रही बात 20 से 30% चीज़ों की, तो पीडीएफ को रेगुलर देखते रहिए। देखिए, एक पेज के पीडीएफ को देखने के लिए, एक पेज का जो पीडीएफ है उसको देखने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 से 5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इस पीडीएफ में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं सिलेबस से संबंधित, जितनी भी बातें हो सकती है सिलेबस में, उन सबको काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है। प्रेजेंटेशन काफ़ी शानदार है, इससे आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन कर सकते हैं, कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, इस पीडीएफ की खास बात ये है, इसलिए आप उस टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और रेगुलर पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। जैसे ही कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है, तो पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसका कंपाइलेशन दे दूंगा, उसका आप मन करे तो प्रिंट ले लीजिए या फिर मोबाइल में ही पढ़ते रहिए। 10-12 पेजेज के पॉलिटी के नोट्स हैं। ठीक, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए संविधान के स्रोत की, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने लिखा है। चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, इधर की तरफ प्रावधान लिखा है मैंने, प्रोविजंस। ठीक, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी और रिवाइज करने में भी काफ़ी आसानी होगी। देखिए, इधर की तरफ प्रोविजंस है, और ये प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, जो भी प्रावधान लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं, वो इधर की तरफ लिखा है स्रोत। ठीक, हाँ, भारत के संविधान के जो भी स्रोत रहे हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों रहे हैं। आंतरिक की बात की जाए तो देखिए, आंतरिक में जो भारत शासन अधिनियम है, अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए एक अधिनियम लाया था, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935। तो भारत शासन अधिनियम जो लाया था ना, इससे मैक्सिमम पार्ट, अधिकांशतः भाग भारत के संविधान में एज इट इज ले लिया गया है। ठीक, 1935, ध्यान में रखिएगा डेट, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से 395 जो अनुच्छेद थे उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद कहाँ से ले लिए गए हैं, डायरेक्ट 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम पार्ट अर्थात अधिकांशतः भाग, अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, अधिकांश जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं भारत के संविधान में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर नीचे चीज़ों को लिखा है, बट आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि मैक्सिमम पार्ट जो लिया गया है, अधिकांश भाग, वो कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा देख लीजिए, जिन भी बातों को मैंने हाईलाइट किया है, जिन भी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, उन पर आपको विशेष फोकस देना है, विशेष ध्यान देना है। हाँ, बाकी चीज़ों को आप देखते जाइए, एक नज़र देखते रहिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस जब आप देखेंगे, अगर पूछ लिया जाता है गलती से, तो ऑप्शन देकर चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। हाँ, इसमें देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखा है, अधिकांशतः भाग कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे संघीय तंत्र हो गया, कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा, अर्थात यूनियन होगा राज्यों का। राज्यपाल का कार्यालय हो गया, न्यायपालिका। लोक सेवा आयोग की बात की जाए, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही तो अखिल भारतीय सेवाओं का चयन होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए IAS IPS आदि का चयन होता है, आपको पता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। हाँ, लेकिन आगे देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। इसमें आपको जो विशेष रूप से ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, भारत शासन अधिनियम से मैक्सिमम प्रावधान लिए गए हैं। मतलब भारत के संविधान में मैक्सिमम प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अधिकांशतः भाग कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ब्रिटेन से बात की जाए कि ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं, तो ब्रिटेन का शासन रहा है भारत पर, तो ब्रिटेन से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे संसदीय शासन। ठीक है, लोकसभा होगा संसद में। ठीक, राज्यसभा होगी, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन।
ठीक, निम्न सदन अर्थात लोकसभा, उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, ये सारी, और राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो विधानसभा है, विधान परिषद है, ये सारी बातें हैं। हाँ, विधि का शासन की बात की जाए, ये आप ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। विधि का शासन, विधि अर्थात रूल ऑफ लॉ, मतलब संसद में कोई कानून बनेगा, उस कानून के तहत शासन चलेगा देश में, ठीक है, देश हो, राज्य हो, उस पर वहाँ जो शासन चलेगा वो किसके तहत चलेगा, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, जो एक्ट पारित होकर आता है संसद से, विधानसभा से, ठीक, ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जरूर ध्यान में रखिएगा। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की बात की जाए, ठीक है, मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो भी मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, केंद्र स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर बात की जाए, ठीक, राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको जो ध्यान में बातें रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है ना, मंत्रिमंडलीय प्रणाली वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब देखिए, आप परेशान नहीं होइएगा, संसदीय शासन में लोकसभा, राज्यसभा को अलग से हम चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पर बस हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इस पर विशेष फोकस है इस वीडियो में। आगे सारी चीज़ों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्स में चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे संसद के बारे में हम आगे देखेंगे, संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब देखेंगे एक एक करके, उनसे संबंधित अनुच्छेद क्या है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विधि का शासन आप ध्यान में रखिएगा, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये भी हम देखेंगे आगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखिए कि कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। एकल नागरिकता की बात की जाए तो वो कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, उसमें मतलब देश के भी नागरिक हो सकते हैं, राज्य के भी नागरिक हो सकते हैं, बट हम जो हैं, हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, हम भारत के नागरिक हैं। हाँ, कोई ये सोचकर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम तो जो निवास बनवाते हैं, ठीक ना, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, वो राज्य का बनवाते हैं। देखिए, निवास अलग बात है और नागरिकता अलग चीज़ है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, हम कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है। हाँ, द्विसदनीय प्रणाली, वही लोकसभा, राज्यसभा, ये मैंने बता दिया। तो द्विसदनीय प्रणाली भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ही ली गई है, ठीक है। राज्य स्तर पर बात की जाए तो विधानसभा, विधान परिषद हो गया, संसदीय विशेषाधिकार, इन सब बातों को हम डिटेल्स में भी देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रख लीजिए कि संसदीय शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं, ठीक। ये सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। बात की जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं यूएसए से। देखिए, मूल अधिकार की बात की जाए तो ये कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार को आगे डिटेल्स में देखेंगे कि मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है, भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 1235, ठीक ना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको विशेष रूप से यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की जाए तो देखिए, अमेरिका की जो न्यायपालिका व्यवस्था है, वहाँ की न्यायपालिका व्यवस्था काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो न्यायपालिका की जो व्यवस्था, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है, भारत में भी, ठीक। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकती है, ठीक है। इसी के तहत अगर ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी तो ये भी समझ सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्ट पारित होकर आता है, कोई भी कानून आता है, कोई भी अधिनियम आता है, उसको न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसका रिव्यू कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है, ताकि वो देख सके कि जो कानून है, एक्ट है, वो संवैधानिक रूप से सही है या फिर असंवैधानिक तो नहीं है ना। अगर असंवैधानिक हुआ तो उसको नल घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, भारत के अपने यहाँ न्यायपालिका के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये कहाँ से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है,
अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, हाँ, उद्देशिका का जो विचार है कि भारत के संविधान में एक प्रस्तावना एक होगी, ये विचार कहाँ से लिया गया है? एक उद्देशिका होगी, ये कहाँ से लिया गया है? ये वाला विचार, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो उद्देशिका की भाषा है, लैंग्वेज है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक, ये सारी बातें हैं, ये कहाँ से लिया गया है? देखिए, उद्देशिका का जो विचार है ये तो अमेरिका से लिया गया है, बट ये ध्यान रखिएगा उद्देशिका की जो भाषा है कि हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। विचार लिया गया है अमेरिका से, जबकि भाषा ली गई है उद्देशिका की, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अब चलिए, हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो अमेरिका से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की जाए, ये आपको पता है, आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार भी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीपीएसपी की बात की जाए तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी का वर्णन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है। ठीक, ये सारी बातें हैं। ये लिया कहाँ से गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, हाँ, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो नामांकन होता है, ठीक, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन होता है ना, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में भी देखेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी प्रावधान है, इन प्रावधान को डिटेल्स में देखेंगे कि इनसे संबंधित क्या क्या अनुच्छेद हैं, ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, ये सारी बात हम एक्सप्लेन करके अच्छे से देखने वाले हैं आगे। यहाँ पर बस हम सोर्सेज देख रहे हैं कि ये प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। हाँ, तो राज्यसभा हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ठीक, नॉमिनेशन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ठीक, ये सारी बातें कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड से। हाँ, जिन बातों को मैंने हाईलाइट किया है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, कौन कौन से प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि सशक्त केंद्र के साथ, पावरफुल सेंटर के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरेशन। ठीक है ना, हमें पता है कि भारत जो है, समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का ग्रुप है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। संघीय व्यवस्था तो है यहाँ पर, लेकिन जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो ज़्यादा सशक्त है, ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, देखा जाए तो केंद्र और राज्यों की बात की जाए, केंद्र और राज्यों की बात की जाए, पावर में देखा जाए तो देखिए, निश्चित रूप से राज्यों को स्वतंत्र रूप से शासन करने की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है। जैसे समवर्ती सूची का ही ले लीजिए, समवर्ती सूची जो है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का जो कानून है ना वो प्रभावी होगा, केंद्र प्रभावी होगा टकराव की स्थिति में। आप समझ पा रहे होंगे इससे। ऐसे ही केंद्र के पास जो है ना, राज्यों के मुकाबले, राज्यों के रेस्पेक्ट में देखा जाए, राज्यों के सापेक्ष, तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो केंद्र जो है ज़्यादा सशक्त है, ठीक, राज्यों के मुकाबले। आप समझ पा रहे होंगे, बाकी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। ठीक, ये कहाँ से ली गई? ये वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है भारत में? कनाडा से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, ठीक, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रख लिया जाता है राष्ट्रपति की खातिर। ठीक, ये चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये भी केंद्र से लिया गया है। और एक और बात, एक मिनट, केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध है। ठीक, ये भी चीज़ें आगे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ये भी जो चीज़ है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, ये भी कनाडा से लिया गया है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ बच जाती है केंद्र में निहित हो जाती हैं, अवशिष्ट जो शक्तियाँ होंगी वो कहाँ होंगी? केंद्र में निहित होगी। ठीक है ना, केंद्र के पास वो शक्तियाँ रहेंगी। समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको पता है, आगे भी देखेंगे, मैं बताऊँगा कि
शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो ऐसे किया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब राज्य सूची के जो विषय हैं इस पर राज्य कानून बना सकता है, संघ सूची के विषय पर संघ कानून बना सकता है अर्थात केंद्र कानून बना सकता है, बट समवर्ती वाले पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जो इनके अलावे जो विषय बच जाते हैं उन पर वो जो विषय हैं उन पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र ही कानून बना सकता है। इसके अलावा राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के अलावे जो भी विषय बच जाते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, केंद्र के अंतर्गत आएंगे। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये भी कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, और केंद्र राज्य जो संबंध है ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ये सारे प्रावधान कनाडा से। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है प्रावधान उसमें आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, समवर्ती सूची ये मैं बता चुका हूँ। समवर्ती सूची ये जो विषय हैं, जो कंकरेंट लिस्ट है, लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी विषय हैं, इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि टकराव की स्थिति में केंद्र ज़्यादा प्रभावी होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि समवर्ती सूची जो है ना, ये वाला प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, और यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जब बैठक होती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संसद में बात की जाए जैसे लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, एक साथ बैठक, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी कहाँ से लिया गया है, भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा ये मैं बता चुका हूँ, उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका से, जबकि उद्देशिका की भाषा ली गई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया से आपने देख लिया कि कौन कौन से प्रावधान लिए गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या प्रावधान लिए गए, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, ये सारे प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अब देख लेते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है, जर्मनी से जो प्रावधान लिया गया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकारों का निलंबन, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मूल अधिकारों को कब, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है ना, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं, ठीक, आपातकाल के दौरान। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कहाँ से, जर्मनी से। हाँ, खाली आपातकाल भी ऑप्शन में देता है तब भी जर्मनी आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन जो असल कॉन्सेप्ट लिया गया है वो लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। रूस की बात की जाए कि यहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो जो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ से मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट, ये वाला जो प्रावधान है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये लिया गया है रूस से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, बट मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से, ठीक। मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 क में है, ये हम आगे देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार कहाँ है, भाग 3 में है, ठीक। प्रस्तावना में जो न्याय, प्रस्तावना में न्याय, कौन कौन से न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, प्रस्तावना की बात आगे हम करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ये वाला जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, ये भी रूस से लिया गया है, ठीक है ना, रूस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि गणतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है, गणतंत्र का जो प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। गणतंत्र, गणतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो अपने यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख है वो देखा जाए तो इनडायरेक्टली ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, लोगों के द्वारा ही होता है, हमारे द्वारा ही होता है। हमारे द्वारा चुने हुए जो लोग हैं, विधानसभा में हैं या फिर राज्यसभा लोकसभा में पहुंचते हैं, वही तो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए राष्ट्रपति अर्थात जो राष्ट्र का प्रमुख है हमारे यहाँ, वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा। अर्थात अपने यहाँ क्या है, गणतंत्र है, लोगों का तंत्र है। आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र के प्रमुख की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। जैसे ब्रिटेन के राष्ट्र का प्रमुख कौन है, ब्रिटेन जो है वहाँ के राष्ट्र का प्रमुख कौन है, वहाँ का क्राउन, ठीक, क्राउन जो है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है ब्रिटेन में। तो क्राउन जो होता है ये वंशानुगत होता है। अपने यहाँ जो राष्ट्रपति है वंशानुगत थोड़ी है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है जिन्हें लोग चुन लें, लोग अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने,
लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। ऐसा थोड़ी कि राष्ट्रपति का जो बेटा होगा वही राष्ट्रपति बनेगा, नहीं। लेकिन ब्रिटेन की बात की जाए, क्राउन की बात की जाए, वहाँ वंशानुगत है, क्राउन सिस्टम जो है वंशानुगत है। वहाँ राजा का बेटा, ठीक है, राजा बनेगा, चाहे जो भी हो रहा वहाँ के, मतलब उनके राजा की फैमिली के लोग ही राजा बनेंगे, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन राष्ट्रपति जो है यहाँ पर वो लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर गणतंत्र है, ठीक है, आप समझ पाए होंगे आप, ठीक है ना। राष्ट्र का जो प्रमुख होता है अपने यहाँ लोगों के द्वारा चुनकर आता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। इसीलिए एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, तो लागू तो संविधान होता है, बट हम मनाते क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, संविधान लागू होता है 26 जनवरी को, इस दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने कभी समझने की कोशिश की है? नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से भारत पर जो शासन, भारत का जो शासन है वो किसके हाथ में चला गया? लोगों के हाथ में। क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के पास जो अधिकार है उसका स्रोत कौन है? भारत के लोग। जैसे भारत की जो प्रस्तावना है, उसमें प्रस्तावना में शुरू में ही लिखा गया है, शुरू में ही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक। तो भारत के लोग जो है ना, भारत के लोगों से ही अधिकार मिला हुआ है, किसके? भारत के संविधान को। अर्थात भारत के लोगों का ही शासन है भारत पर। जैसे ही संविधान लागू हुआ उस दिन से भारत पर जो शासन शुरू हो गया वो किसका हो गया? भारत के लोगों का, ठीक, संविधान के रूप में। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक, संविधान के रूप में, ठीक। गणतंत्र शुरू हो गया, लोगों का तंत्र शुरू हो गया, ठीक है। आगे बहुत सारी बातें और करेंगे इससे संबंधित, बट थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने, गणतंत्र को समझाने के लिए ये सारी बातें मैंने बोली हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र। गणतंत्र का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। हाँ, उसके बाद बात की जाए, हाँ, तो वो आप समझ गए होंगे ना कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को? क्योंकि उसी दिन से लोगों का शासन शुरू हो गया अपने यहाँ, ठीक। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ठीक, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो आदर्श है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से ही लिया गया है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, रूस से जो लिया गया है। प्रस्तावना में जो न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना को आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। प्रस्तावना अगर आप एज इट इज याद कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेंस में भी काम देगा और बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। आगे देखिए यहाँ पर प्रस्तावना, तो प्रस्तावना की आगे बात करने वाले हैं, और प्रस्तावना जो उद्देशिका है हमारे संविधान में उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको पढ़कर, उसको याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, आप थोड़ा सा धीरज रखिए, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, प्रस्तावना में न्याय, कौन कौन से न्याय की बात की जाएगी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये रूस से लिया गया है। बट प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है, ये जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है 368, ठीक। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद वगैरह सब चीज़ें देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? ये वाला कॉन्सेप्ट दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। हाँ, राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का, ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और एक और लास्ट देख लेते हैं, जापान से जो ये प्रावधान लिया गया है। कौन सा प्रावधान? विधि द्वारा, ठीक है, लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी प्रोसीजर है अपने यहाँ, जो भी प्रोसीजर है वो लॉ के द्वारा स्थापित की गई है। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? जापान से। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विधि का जो शासन है, विधि का जो शासन, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना, ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। बट विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा, ठीक, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, कुछ एक बातें और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, इनको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जो है किसका है? संविधान का है, संविधान का, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो हुआ, सबसे छोटा प्रथम लिखित संविधान, वो कौन है? अमेरिका का संविधान, यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? भारत का संविधान है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का है, ठीक है। हाँ, भारत के संविधान में बहुत सारी बातें, अभी हमने देखा भी कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रावधान बाहर के देशों से लिए गए हैं।
तो भारत के संविधान को गृहीत संविधान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गृहीत मतलब बहुत सारी बातें बाहर से ग्रहण की गई हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए कि संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। ये एक फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली का जो जनक है किसको माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। हाँ, इस बात को मैं बाद में डिस्कस करना चाह रहा था, बट इसी में देख लेते हैं कि भारत का जो मूल संविधान है, भारतीय मूल संविधान, शुरू में प्रारंभ में इसमें कितने भाग थे, 22 भाग, ठीक। अनुच्छेद कितने थे, 395। ये हो गए पार्ट्स, ये अनुच्छेद आर्टिकल्स, ये अनुसूचियाँ शेड्यूल, ठीक। तो 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। लेकिन गणना की दृष्टि से देखा जाए, काउंटिंग के दृष्टि से अब की बात की जाए तो पहले तो 22 थे, अब कितने हो गए, 25। गणना की दृष्टि से ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 22 तो अभी भी 22 ही हैं, बट जैसे क ख ग ऐसे क ख ग करके इंटर कर दिया गया है, बहुत सारे भाग को इसमें शामिल कर दिया गया है। इसीलिए काउंटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो अब कितने भाग हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। वैसे अनुच्छेद की बात की जाए तो शुरू में 395, अब कितने हो गए हैं, 450 से भी अधिक, ठीक है। अनुसूचियों की बात की जाए तो पहले 8 थे, अब कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, 12 हो गई हैं, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।